निगम के सीएमडी डॉक्टर एस के झा साहब को स्क्रीन पे दिखाइए। झा सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गुड आफ्टरनून आपको। गुड आफ्टरनून। नतीजे एक बार स्क्रीन पे रखिएगा भाई। रेवेन्यूज में बढ़िया Q2 में 15% का साल दर साल जंप। झा सर, एक बात समझ में नहीं आई, रेवेन्यू में 15% का जंप, आपकी प्रेस रिलीज कहती है वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन 7% गिरा। तो फिर ये रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट कैसे? या तो रियलाइजेशन अच्छे हो, या प्रोडक्ट मिक्स हो, या फिर इन्वेंट्री का पाइलअप हो। आपके केस में ये क्या हुआ था यहाँ पे? नहीं, ये आप इसमें इन्वेंट्री का जो पाइलअप था उसको ही हम लोग इन्वेंट्री को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। और आप देखेंगे कि हमारे बैलेंस शीट में इन्वेंट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और जिसको हम लोग की एक टारगेट है कि इसको हम लोग साल दर साल इसको कम करते जाएं। और उसी का परिणाम है कि वीओपी कम होने के बावजूद भी जो सेल्स में बढ़ोतरी आई है। और ये मेरी उम्मीद है कि ये आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी ये इसका देखेंगे अच्छे परिणाम होंगे इसका कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर। इन्वेंट्री का पाइलअप क्यों था? और वो जो इन्वेंट्री का मैनेजमेंट था वो इस क्वार्टर के प्रोडक्शन वॉल्यूम्स रिड्यूस होने से काम हो गया है या अभी? नहीं, वो हमारी जो हम लोग का जो बिजनेस है वो डिफेंस में है और एरोस्पेस में है, स्पेस में है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म उनका एक तरह से गेस्टेशन पीरियड काफ़ी हाई होता है। तो जो फर्स्ट क्वार्टर में जो कुछ आपके प्रोडक्ट दिखेंगे, हो सकता है सेकंड क्वार्टर में सेल्स होके उनका अच्छा परिणाम आ जाता है। तो फर्स्ट क्वार्टर में हमारी इन्वेंट्री थोड़ी सी भरी थी, उसको कम करके हमने सेकंड क्वार्टर में कम किया है और कम करके सेल्स में फिर भी हमारी बढ़ोतरी, चूंकि हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। सेल्स तो बढ़िया 15%, सेल्स 15% बढ़ी। दूसरी हाईलाइट थी मार्जिन्स में एक्सपेंशन, साल दर साल 260 बेसिस पॉइंट्स। इवन क्यू ऑन क्यू देख लें, वैसे देखते साल दर साल है, क्यू ऑन क्यू भी 290 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए नजर आए। कहां से मदद मिली झा सर? क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 21% गिरा है। क्या वही सोल रीजन था मार्जिन में एक्सपेंशन का? मेटल्स के भाव ऑफ कूल ऑफ हो रहे थे, ऐसा था क्या? नहीं, बहुत सारे फैक्टर हैं इसमें, जिसमें कि एक आपने जो महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि जो हमारे, चूंकि हम लोग मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, तो जितने भी आप एलॉय का निर्माण करेंगे उसमें बहुत सारे ऐसे मेटल्स का उपयोग होता है जिसका कि प्राइस अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्यों पर निर्भर करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस सब की प्राइस में उतार चढ़ाव होता रहता है और इस क्वार्टर में देखा गया कि उसका हमको फ़ायदा मिला, क्योंकि कुछ मेटल्स का प्राइस में थोड़ी सी उसमें प्रेशर कम आई थी, उसका मतलब प्राइस थोड़ा डाउन हुआ था। अच्छा। तो उसका इफेक्ट हमारे इसमें आया है, वो एक रीजन रहा है। उसके अलावा हमने और एक काम किया है कि हमने रॉ मटेरियल कंजम्पशन को कम किया है। कम करने के कारण क्या है, जो हमारा जो रिवर्ट्स हम इंटरनल जनरेट करते हैं उसको रिसाइकिल किया। तो रिसाइकिल करने से क्या होता है आपको कि आप रॉ मटेरियल के जो आपका प्योर रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स है उसका कंजम्पशन कम हुआ है। तो दो फैक्टर है मेजर, उसका कारण रहा है कि इसमें फायदा मिला है। फायदा मिला, वो पर्कुलेट होके अर्निंग्स बढ़िया इंप्रूव हुई, ईपीएस अच्छा इंप्रूव हुआ। पर दो प्लेट रखता हूं स्क्रीन पे आप लोग के लिए, झा सर आपके लिए भी। H1 FY25 वर्सेस H1 FY24 ईपीएस, मतलब पहली छमाही इस बार की, पहली छमाही पिछली बार की, ईपीएस ठंडा पड़ा। लास्ट 3 साल के CAGR ग्रोथ भी रखता हूं, सेल्स 10% बढ़ी, उसके सामने मुनाफा 18% सालाना दर से घटा। क्यों ऐसा हो रहा है? हम कहते हैं कि स्टॉक प्राइसेस आर अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स, तो पहली नजर तो हम अर्निंग्स पे रखते हैं। तो ये मामला गड़बड़ा क्यों रहा है झा साहब ऑफ लेट, और कब हम अपना मोजो वापस पाएंगे? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन होता है। जब आप इस तरह के व्यापार में है जिसमें कि हम हमारा जो प्रोडक्ट है एक तरह का नहीं होता है। हम निकेल बेस्ड एलॉय का निर्माण करते हैं, टाइटेनियम बेस्ड एलॉय का निर्माण करते हैं और स्पेशल स्टील का निर्माण करते हैं। तो इन सब का जो मिक्सचर होता है और उसमें भी हमारे जो ऑर्डर्स होते हैं उसका भी जो मिश्रण है अलग अलग है। कुछ ऑर्डर्स हमारे नॉमिनेशन में आते हैं, कुछ ऑर्डर्स हमको कम्पिटिटिव बिडिंग करके आते हैं, कुछ हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इन सब का मिला जुला प्रभाव जो आता है हमारे अर्निंग्स पे आते हैं, प्रॉफिट पे भी आते हैं। तो आप देखें कि पिछले कुछ सालों में, मतलब कुछ महीनों में, हमारा जो प्रोडक्शन है वो स्पेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी कम रहा है।
अभी हमारा ऑलमोस्ट अगर पिछले अर्निंग में देखें तो 17% से घट के 10% तक आ गया है स्पेस का, जिसमें कि हमको काफ़ी सारे ऑर्डर्स थे जो कि तो स्पेस में क्या रियलाइजेशन ज़्यादा अच्छा होता है? हाँ, मतलब कुछ ऐसे टाइटेनियम बेस्ड अलॉय हैं जिसमें कि अच्छा मुनाफा होता है। अच्छा, कुछ ऐसे अलॉय हैं जो कि इसमें कि आपका मुनाफा कम होता है। ठीक है। तो उन सब का एक मिक्सचर है, इसके कारण ऐसा होता है। और ये चीज़ जो फ्लक्चुएशन है वो एंड ऑफ द ईयर में इस सब का एक मिला-जुला प्रभाव आपको देखने मिलेगा। टोटल उस रिजल्ट को मानना चाहिए, तो वो रिजल्ट आने के बाद हमको लगता है कि थोड़ा इसमें जो भी अभी कमी है वो पूरी हो जाएगी। मतलब इससे हिंट मिल रहा है मुझे कि आप ये मान के चल रहे हो आने वाली छमाई Q3 और Q4 बेहतर होगा। अच्छा, एक चीज, H1 के एंड में, इस छमाई के एंड में ट्रेड रिसीवेबल्स 320 करोड़ के थे। अब वो अच्छा खासा अमाउंट है, इसीलिए शायद आपकी वर्किंग कैपिटल डेज 421 पे हैं, इसीलिए शायद आपकी करंट बोरोइंग जो है वो तगड़ी 280 करोड़ रुपए के आसपास की हैं। मुझे पता नहीं, मैं जानना चाहता हूँ क्या ये जनरली इंडस्ट्री का नॉर्म है या फिर लार्जली क्योंकि आप गवर्नमेंट के साथ डीलिंग करते हो तो पेमेंट्स अपना स्वीट टाइम लेते हैं, इसीलिए इस तरह से आउटस्टैंडिंग्स बन जाते हैं। ये नॉर्म है क्या जनरली? नहीं, ये सही है कि हमारे जो पेमेंट रियलाइजेशन है वो बहुत सारे जो गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा ही होता है, और इस सब का रियलाइजेशन में कुछ समय की इसमें होता है, इसमें लगता है। और चूंकि हमारी सेल्स भी आप देखें तो लास्ट 2-3 महीने में बढ़ी है, तो उन सब का पेमेंट रियलाइजेशन आने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए वो फिगर्स बढ़ी है। बट एट द एंड ऑफ द ईयर जो हम लोग लास्ट ईयर का हमारा परफॉर्मेंस था वो हम लोग 110-120 दिन के डेज में थे। अभी थोड़ी इसमें बढ़ोतरी हुई है, और ये हमारे बेहतर जो सिस्टम है, एफिशिएंट वे और जो पेमेंट ओवर एक्सप्लॉइट करने से इसमें और इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा ये इसकी जो फिगर्स है वो थोड़ा बढ़ेगी। एक तरीका उसका था कि आप रेवेन्यू का मिक्स बदलें, आप लोग एक्सपोर्ट्स पे थ्रस्ट देने की कोशिश कर भी रहे हो, तो एक्सपोर्ट्स इस समय कितना कर रहे हैं हम लोग? और दूसरा इसी का फॉलो अप, वो जो रोल्स रॉयस, वो जीई, वो प्रैट एंड वाइटनी के ऑर्डर्स, उनको लेकर स्टेटस अपडेट क्या है झा सर? ये हमारे पास जो अभी एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट अगर देखेंगे तो इस क्वार्टर जो H1 में हमारा एक्सपोर्ट करीब 12% के आसपास रहा है, जो हमारा टोटल सेल्स का। और उसका मुख्य कारण ये है कि कुछ जो ऑर्डर्स हमारे पास थे अच्छे कंपनियों के, जैसे कि आपने मेंशन किया उन कंपनियों का नाम, तो उन सब में हमारी सप्लाई में प्रगति हुई है। और आगे भी आने वाले दिनों में मेरे पास कुछ ऑर्डर्स, अच्छे ऑर्डर्स आए हैं और कुछ आने वाले हैं इन सब कंपनियों के द्वारा। तो मुझे लगता है कि इस सब का एक दूरगामी प्रभाव होगा। और पिछले साल जो हम लोगों ने 67 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट किया था, उसमें मुझे उम्मीद है कि करीब वो 120 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। तो ये इस उम्मीद से हम लोग काम कर रहे हैं। तो करीब ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि एक्सपोर्ट मार्केट भी अच्छा है। लेकिन हमारे पास ये भी चैलेंज है कि हम लोग पहले डोमेस्टिक का जो हमारा प्रोजेक्ट्स है उसके जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको समयबद्ध तरीके से पूरा करें। अच्छा। और जो हमारा एडिशनल कैपेसिटी हो, जो रिक्वायरमेंट है हाई एंड प्रोडक्ट के लिए इंटरनेशनल मार्केट में, उसका भी हम उत्पादन करके समय पर उनका डिलीवरी करें। तो ये दोनों। एक आखिरी सवाल, लास्ट अपडेट ऑर्डर बुकिंग का आया था आपका 19 अगस्त को, तब अपडेट था कि मिश्र धातु को 285 करोड़ का ऑर्डर मिला है। उस समय आया था ओपन ऑर्डर पोजीशंस हैं करीब 2100 करोड़ की, टू बी प्रिसाइज 2098 करोड़ रुपीस की। अब जब छमाई के नतीजे आए तो 1 अक्टूबर की ऑर्डर बुक पोजीशन आई 1820 करोड़ की, तो ये रिड्यूस हुई। ये क्या एग्जीक्यूट हो गए थे कुछ ऑर्डर इसीलिए रिड्यूस हुई, और इस बीच कोई नया ऑर्डर बैक नहीं करा के हमने? डील पाइपलाइन फिर दिख कैसी रही है? नहीं, ऑर्डर बुक अभी भी आज के डेट में करीब हमारे पास उतना ही है, 2000 करोड़ के आसपास है। बट ये ऐसा होता है कि हम जो स्मॉल जो इंस्टॉलमेंट में ऑर्डर्स आते हैं छोटे छोटे, उन सब का हम जिक्र नहीं करते हैं। जो हमारे पास बड़े साइज के आते हैं उनका भी हम जिक्र करते हैं और आपके सूचना उसकी मिलती है। तो बट द टोटल ऑर्डर बुक जो कंडीशन है आज के डेट में, वो हमारे पास करीब 2000 करोड़ के आसपास है। और जैसे जैसे और भी समय बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। मुझे याद है 2018 में जब आईपीओ आया था, तब उस समय मैं ही आईपीओ कवर करता था, तो बातचीत हुई थी सर से। तब
टाइटेनियम एलॉयज का इकलौता प्लेयर था, पर इस बीच तो खैर अब बहुत सारे प्लेयर्स उस स्पेस में आ गए हैं, तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़, पर वो सब डिस्कशन किसी और दिन के लिए। झा साहब, लेकिन मजा आया आपसे बातचीत करके, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार SMIFS के शरद अवस्थी को जोड़ेंगे और उनसे जानेंगे मिधानी पर उनके व्यूज।